So today we are going to start with goodwill and its valuation. First of all, we should know what is goodwill, what is the meaning of goodwill and what is the concept of goodwill. So children, goodwill, the simple meaning of goodwill, the reputation of anything, reputation of firm or you can say anything, किसी भी चीज की रेप्यूटेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड गुडविल. सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई बिजनेस है, एक बिजनेस सपोज ये कोई बिजनेस फर्म है दैट इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 और 25 ईयर्स, ठीक है. एंड मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहां पे, हमें सबको पता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है. तो वो चीज जो आपको कभी किसी को रेकमेंड करना होगा तो आप कैसे रेकमेंड करोगे? जाहिर सी बात है, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तब आप जाके किसी को रेकमेंड कर पाओगे कि यस दैट प्लेस इज वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर द थिंग्स आर गुड, द फीचर्स आर देयर दैट you have experienced and you can share with the person which want to get the information regarding that. ठीक है. तो वो चीज क्या है? 25 ईयर्स से वो पर्सन, दैट फर्म इज रेंडरिंग द सर्विसेज, दैट रेस्टोरेंट इज रेंडरिंग द सर्विसेज, राइट, दे आर गिविंग द क्वालिटी थिंग्स, ठीक है. तो जो क्वालिटी थिंग्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में उनका क्या हो रहा है? एनीबडी कैन टेल मी? यस, गुडविल इज मेंटेनिंग मीन्स दे आर बिकमिंग फेमस, राइट, दे आर उनकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है मार्केट में. तो क्या है, इससे क्या होता है, इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा बिजनेस जो है वो और ग्रो करता है. कैसे करता है? जाहिर सी बात है, जब 4 लोग हमारे बिजनेस के बारे में दूसरों को बताएंगे तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगी. तो सेल किससे? रेपुटेशन का बहुत बड़ा हाथ है, रेपुटेशन यानी कि गुडविल, ठीक. उससे क्या इंक्रीज होगी? सेल इंक्रीज होगी. सेल इंक्रीज होने के बाद, सेल जब इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किसमें मदद करता है? ग्रोथ में और एक्सपेंशन में, ठीक है. आज हो सकता है ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, बहुत क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी सेल जा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. कल को वो एक और इसकी ब्रांच खोल दे दूसरी जगह, तो ये क्या है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जो कि उसको मिला है अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए. सो सेम एज अगर हम बिजनेस की बात करें तो द टर्म गुडविल मीन्स द गुड नेम और यू कैन से द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म. किस चीज से, कैसे अर्न की? थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर, राइट. अब जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है. तो आप क्या करोगे? आप, हो सकता है आप किसी को अगर आप रेकमेंड करना हो तो हो सकता है आप रेकमेंड करो, हाँ कि आप उनसे पढ़ लो, ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो वट एवर, ठीक है. मैं बहुत खराब पढ़ाती हूँ, आप कभी किसी को रेकमेंड नहीं करोगे कि जाके उनसे पढ़ो, ठीक है. तो ये क्या है? द क्वालिटी है, वट एवर द क्वालिटीज द ओनर इज प्रोवाइडिंग, that will become the reputation and through its honesty and their hard work. Is it clear to everyone? Yes. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत कई बार पड़ती है. कैसे पड़ती है? व्हेन वी आर सपोज वी आर लर्निंग, सो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी बिजनेस में, अभी हमने फंडामेंटल्स पढ़े, खैर उसमें तो गुडविल का जिक्र नहीं था, लेकिन ये अलग से चैप्टर आपका गुडविल और वैल्यूएशन आया है. तो इसमें क्या है बेटा, जब आप इसके बाद आपका पूरा पार्टनरशिप जो है वो डिपेंड करता है गुडविल पे, ठीक है. गुडविल इज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है. ईदर इट विल बी इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, retirement, or if we talk about dissolution. तीनों की मीनिंग पता है? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन पता है? नहीं पता है? डिसोल्यूशन का बता दीजिए. ओके. एडमिशन मीन्स व्हेन इन आवर पार्टनरशिप फर्म वी गेट एडमिट समवन. जैसे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी मान लो पार्टनरशिप फर्म में हैं,
और डी को वो किसी नए पर्सन को, ये लोग मान लो 10 साल से फर्म चला रहे हैं, ठीक है, तो डी को वो अब 10 साल बाद वो सोचते हैं कि अब थोड़ा सा कैपिटल रेज करना चाहिए, या फिर हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, बहुत इफिशियंट हो, तो इसको वो क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देंगे, एडमिट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रिटायरमेंट, प्रायर नोटिस देके या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को ऑफ करने के बाद, खत्म करने के बाद, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, अपने बिजनेस को छोड़ के जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। एंड डिसोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का खत्म हो जाना। मान लीजिए ABC है, वो पार्टनर कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये आपस में इन लोग की बन नहीं रही है, तो ये लोग क्या कहते हैं, ऐसा है अब हम अग्रीमेंट की फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेट इट बी, इसको हटाते हैं। तो ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन मीन्स खत्म करना, विघटन जिसे बोलते हैं, चीज को फिनिश करना। तो पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि उन तीनों के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई, यहां फर्म नहीं खत्म हुई। फर्म इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज पार्टनर्स, it is a separate legal entity, as we have learned in our theoretical part that this means partnership firm is a separate legal entity from its owner or from its partner। पार्टनरशिप खत्म होगी तो जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बंद हो जाए, लेकिन अगर फर्म ही खत्म हो जाती है, फर्म की सारे एसेट्स बेच दिए, सारे एसेट्स को बेच के उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, सो डिसोल्यूशन मीन्स फिनिश करना। मान लीजिए पार्टनर्स अब कोई है, आप मान लीजिए सपोज आप लोग कहीं और किसी और सिटी या किसी और स्टेट में मान लो आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। अब आपका यहाँ इंडिया से या लखनऊ से कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या, आपके घर वाले क्या करेंगे? एनीबडी प्लीज गिव योर आंसर्स सिंपली, वट एवर द थिंग्स आर कमिंग इन द माइंड, जस्ट टेल मी। मान लीजिए अभी आपको छोड़ना है, ठीक है, आपको अपना घर छोड़ना, आपको यहां से कहीं और शिफ्ट होना है, तो और फिर आपको पता है कि आपको यहां वापस नहीं आना है, तो क्या किया जाएगा? आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? यस बताइए अर्निमा। कम ऑन स्पीक अप, स्पीकर, इस बोलने से समझ में आता है बेटा। अर्निमा, अर्निमा, यस टेल मी, क्या करेंगे? अगर हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सेल आउट करें अपनी एसेट्स को, बट इट इज नीडेड। अगर हम बिजनेस की बात करें तो जब हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, जब हमें उस बिजनेस की जरूरत नहीं है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घर की, अब वहां पे घर की जरूरत नहीं, आपको पता है हम कभी यहां नहीं पलट के आएंगे, तो या तो आप क्या करोगे, वो घर सेल कर दोगे, या तो आप रेंट पे उठा दोगे, करोगे नहीं? ऐसा होगा। तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, जो हमने कभी किसी से कर्जा लिया हो या कभी किसी से उधार लिया हो, तो उसको पेमेंट कर दिया, वहां से पूरा रफा दफा हो गया मामला सारा, ठीक है, कि अब हमारे पास भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब या क्या करना है, यहां से शिफ्ट होना है। सेम एज इट इज हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जब बिजनेस को बंद करने की बात होती है तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं, जैसे आप कोई शॉप चला रहे हो, कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, वो बहुत बड़ा प्लेस है, वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत सारे आपके फर्नीचर्स होंगे, बहुत सारी एसेट्स होंगी, तो आप क्या करोगे? बस उस पर ताला लगाओगे और चल दोगे कि हाँ बंद हो गया बिजनेस? नहीं, क्या करेंगे आप? अपनी सारी एसेट्स को, बिजनेस की सारी एसेट्स को सेल आउट किया जाता है। सेल आउट करने के बाद उससे जो पैसा मिलता है उसको हम, जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं, उनको पे करते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो क्या, कहाँ बढ़ जाता है? आपस में पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का खत्म हो जाना। और कैसे खत्म होता है? इट्स एन होल चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 6 और 5 आई थिंक। सो द
एंड डिटेल पार्ट्स वील डिस्कस ओवर देयर। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन क्या होता है, फर्म का खत्म हो जाना, फर्म का विघटन हो जाना, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फर्म को बंद कर देना। क्लियर आकृति? ओके ना, तो अब हम आपको बता रहे थे कि गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है, कभी कभी अगर हम एडमिशन की बात करें या रिटायरमेंट की बात करें या डिसोल्यूशन की बात करें, तो जब भी पार्टनर्स आते हैं, कोई भी नया पार्टनर आया या पार्टनर फर्म से गया, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर बात करें एडमिशन की, मान लीजिए ABC बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ABC आर डूइंग बिजनेस, ठीक है, सिंस 25 ईयर्स दे आर डूइंग बिजनेस, ओके, 25 ईयर्स से वो कर रहे हैं बिजनेस। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा किसी एक और पार्टनर को एंट्री दे देते हैं बिजनेस में। कोई होता है बहुत अच्छा पार्टनर होता है जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आता है, ठीक है, तो उसको एंट्री देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसे ये लोग इक्वली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप आ रहे हो तो आप, जाहिर सी बात है, नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, कुछ पैसा लेके आता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो उस पार्टनर में भी बढ़ता है एक सर्टेन रेशियो में, जो कि पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो 25 ईयर से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड ये लोग जो है वो इक्वली पार्ट जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अब ये सर्टेनली किसी नए पार्टनर को एंट्री देते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी स्किलफुल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जब ये पार्टनर इनको एंट्री देंगे तो जाहिर सी बात है ये कुछ कैपिटल लाएगा कैपिटल। यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए बच्चों। ये कैपिटल लाएगा, लेकिन क्या होता है, जाहिर सी बात है बेटा, ये लोग 25 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, तो जब इन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया होगा तो जाहिर सी बात है तुरंत तो चलने नहीं लगा होगा, कि चलने लगा होगा तुरंत प्रॉफिट कमाने लगे होंगे। आज बिजनेस एस्टेब्लिश किया, कल से हमें प्रॉफिट होने लगा, ऐसा है? नहीं है। लेकिन जब ये पर्सन एंट्री करेगा इस बिजनेस में तो उसको तो तुरंत ही प्रॉफिट मिलने लगेगा, क्योंकि ये तो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो कि ABC ने खड़ा किया है। क्लियर है ये बात? तो ये लोग क्या डिमांड करते हैं कि ठीक है, कैपिटल तो आप ला रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने इस बिजनेस में उतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है और आप अभी अभी एडमिट हो रहे हो और हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, बिकॉज अवर पास्ट एफर्ट्स, जो हमने पास्ट में ऑनेस्टी हार्डवर्क से अपने एफर्ट्स किए हैं, उसकी वजह से आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है और अच्छा होने के साथ साथ हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है। जिसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो फोर्थ कमिंग पार्टनर है। तो क्या डिमांड होती है कि इस कैपिटल के साथ आप एक्स्ट्रा अमाउंट और लाओगे, इसलिए क्योंकि आप हमारे पास्ट एफर्ट्स का बेनिफिट आप आते ही उठाओगे। तो वो जो पर्सन है वो इस कैपिटल के साथ साथ एक और अमाउंट भी लाता है, जिससे अमाउंट को कहा जाता है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल क्या है? द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, ऑफ द कंपनी, ऑफ अ पर्सन। किसी का भी गुडविल हो सकता है। अब अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, ABC, मान लीजिए ABC है, ये लोग 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए B छोड़ता है, B रिटायर होता है, ठीक, B रिटायर होता है तो B इनके साथ 25 ईयर से हार्डवर्क किया है, जिसका प्रॉफिट A और C आगे तक लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है, आज हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम अपनी स्किल्स जो है अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट जो है वो आगे तक मिलेगा पार्टनर्स को कि नहीं मिलेगा? बताएं। मिलेगा। तो फिर B तो जा रहा है, लेकिन B के जाने के बाद B के जो हार्डवर्क है, B ने जो काम किया है, उसका प्रॉफिट तो A और C को मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes. तो क्या होता है,
इस बी को उसके हिस्से की गुडविल प्रोवाइड की जाती है। आई बात समझ में? क्यों? इसलिए क्योंकि इसके पास एफर्ट का पूरा जो ए और सी है ये बेनिफिट उठाएंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बात समझ में आई? इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्टनरशिप में। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या गुडविल कैलकुलेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अगर हम गुडविल की बात करें तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? गुडविल डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, कोई बता सकता है? अगर हम बात करें कि लोकेशन, तो लोकेशन से आप क्या समझते हैं? मान लो अगर हम कहें आपसे कि गुडविल जो है आपकी डिपेंड करती है लोकेशन पे। मैम फर्म की लोकेशन कोई बहुत रेप्यूटेड जगह पर हो, फेवरेबल। देखो, अगर हम जो गुडविल की चीजों को इफेक्ट करते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि फैक्टर्स, वट एवर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द गुडविल। अच्छा, गुडविल समझ में आ गया सबको कि गुडविल क्या होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, so goodwill, as all we know that goodwill is an reputation or good name earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. If a firm renders good services, if a firm renders good services to the customers who feel satisfied, will come again and again to your business. ठीक है, कोई भी चीज है बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो क्या है, आपके पास वो कस्टमर बार बार लौट कर आएगा आप ही से सामान लेने। ठीक है, अगर आप उसे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो ये होती है गुडविल। ओके, तो अगर हम गुडविल की बात करें तो इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स, याद ये तो आपको पता ही है, एंड सिंस हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट इट इज नॉट फिक्शियस एसेट्स, फिक्शियस एसेट्स नहीं है। एंड अब अगर हम बात करें फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द गुडविल, तो लोकेशन बहुत अफेक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि मान लीजिए बहुत से रेप्यूटेड आपके जैसे मॉल्स हैं, मॉल्स जो मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, ये आपको क्या ऐसे ही ऑन रोड मिलते हैं कि कहीं भी मिल जाए? ये ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? रेप्यूटेटेड एरियाज की बात नहीं, वो ऐसी जगह पे वहां पे ज्यादा होते हैं जहां पे जेंट्री का आना जाना ज्यादा होता है। मार्केट प्लेस, जैसे आप मॉल्स के पास देखोगे, या फिर अब कहीं भी किसी भी इस तरह के शॉपिंग मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ ऐसी जगह जहां पे लोगों का बार बार आना जाना होता है ज्यादा बड़ी मात्रा में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, फेवरेबल लोकेशन होगी तो जाहिर सी बात है लोग जल्दी जल्दी आएंगे। कोई ऐसी लोकेशन होगी कि जहां पे लोग जल्दी प्रॉपर तरीके से पहुंच ही नहीं पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, आने जाने की में प्रॉब्लम है, तो क्या उस जगह पे लोग जल्दी जल्दी जाना पसंद करेंगे? बताएं। नहीं पसंद करेंगे, राइट? उस जगह पे लोग जल्दी जल्दी जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सो फेवरेबल लोकेशन इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट विच अफेक्ट्स द गुडविल, right? If the business is located at a convenient place or the prominent place, it will attract more customer and therefore will be more goodwill. ठीक है, जब कस्टमर्स हमारे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स हमारे ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, तो हमारी गुडविल क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट है, इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब वर्क को बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ running of the business, you can say. If the business is run by any experienced and efficient management, its profits will go on increasing, which results to increase the goodwill. अब अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ गुड्स या पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जाहिर ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी किसी चीज की गुडविल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो बिल्कुल हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। कैसे फिक्स हो जाती है, क्यों फिक्स हो जाती है, कोई बता सकता है?
बताएं। जैसे हम बात करें द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, इफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया सेकेंड, थ्री लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब बेटा ये हो गया कि कोई बिजनेस कितने साल से रन कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एन ओल्ड बिजनेस इज बेटर नोन टू द कस्टमर, देयरफॉर इट इज लाइकली टू बी हैव मोर गुडविल। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी से, सपोज आप सब लोग शर्मा की चाय जानते होंगे, पूरे लखनऊ में फेमस है, जानते हैं? जानते नहीं जानते? यस और नो? यस मैम। जानते हैं। वाजपेयी की कचौड़ी फेमस है, फेमस है या नहीं? सबसे बड़ी चीज मैगी, हमारी मैगी क्या है? बिल्कुल मुझे ऑनेस्टली बताना, शॉप पे जाते हो, पतंजलि की चाहिए हो, चाहे यिप्पी चाहिए हो, चाहे टॉप रेमन चाहिए हो, कहते क्या हो? बिल्कुल सच सच बताना ऑनेस्टली। मैगी दे दीजिए। मैगी दे दीजिए, भले ही वो यिप्पी नूडल्स हो। मैगी क्या है? मैगी इज अ ब्रांड। चेंज कर देनी। ओके, तो मैगी इज अ ब्रांड। सो क्या है कि वो इतना हमारे माइंड में फिक्स हो गया है कि हमें अगर कुछ भी लेना होता है नूडल्स में, चाहे हमें टॉप रेमन लेना हो, चाहे हमें पतंजलि का आटा नूडल्स लेना हो, चाहे हमें यिप्पी नूडल्स लेना हो, हम शॉप पे जाके यही कहते हैं कि हमें भैया मैगी दे दो। ठीक है, बिस्लेरी, बिस्लेरी की बहुत जो आपके मिनरल वाटर है उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन हम शॉप पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑनेस्टली बताइए। बिस्लेरी दे दो। तो ये क्या है? ये गुडविल है, गुडविल अर्न बाय द ब्रांड, राइट? तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का अगर हम बात करें तो लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब हो गया कोई बिजनेस कितना बेटर नोन है, कितना ओल्ड है। एक ओल्ड बिजनेस जो होता है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है हर जगह। ठीक है, एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज लाइकली टू हैव मोर गुडविल। When a business enterprise built up a good reputation over a period of time, the number of customer will be more in comparison to the customer of new entrants. जैसे सपोज मान लीजिए कोई नई शॉप खुली, कोई मिठाई की या कोई भी आपके बिजनेस में कोई नई शॉप खुली, ठीक है, और एक कोई शॉप है जो हमेशा से बहुत फेमस है, परंपरा स्वीट्स बहुत फेमस है, वहां की मिठाई चौक में बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी मिठाई वहीं की है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो? ज्यादातर इंसान कोई नई जगह जाएगा या परंपरा स्वीट्स जाएगा? बताएं। मैम परंपरा स्वीट्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से हमें अपनी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रही है। हम इतनी जल्दी किसी नए ब्रांड पे या नई शॉप पे हम जो है वो रिलाय नहीं कर पाएंगे। सो द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, एन ओल्ड बिजनेस इज बेटर नोन टू द कस्टमर्स, therefore it is likely to have more goodwill. Okay, nature of goods. अगर कोई बिजनेस जो है that deals in goods of daily use, it will have steadily profit at demand of these goods. अगर वो रेगुलर बेसिस पे वो डेली यूज की चीजें जो है वो सेल कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? वो रेगुलर बेसिस की डिमांड होगी, राइट? सो दिस बिजनेस विल हैव मोर गुडविल। बट इफ डील्स इन फैंसी गुड्स, जो कभी कभी यूज किया जाता है, तो उनका जो गुडविल है और जो उनका प्रॉफिट है वो सर्टेन नहीं होता है, वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ गुड्स। अगर मोनोपोलिस्टिक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोनोपोलिस्टिक और वी कैन से अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक का बेटा मतलब होता है कि कोई चीज का प्रोडक्शन उस जगह पे सिर्फ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? जाहिर सी बात है वो चीज तो वहां पे मोनोपोली है, मतलब हमारा अपना सिक्का चलता, हमारा अपना अधिकार है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या है? वहां पे तो हमारी गुडविल बहुत हाई होगी। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में जाते हैं, एक ही सामान के बहुत सारे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? दैट विल बी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ गुड्स, द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, राइट? राइट और नो? यस और नो? सो यहां पे मेन चीज ये है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गुडविल को जो है इफेक्ट करते हैं।
इतनी चीज आई समझ में? आई? मैम फिफ्थ पॉइंट एक बार फिर से समझा दिए। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। यस मैम। मोनोपोलिस्टिक का मतलब बेटा ये होता है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में जैसे एक ही कपड़े की शॉप है और कोई नहीं, या एक ही मिठाई की शॉप है और कोई नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसका ना कोई कंपटीशन है ऑलरेडी। अगर वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, उसको अपना गुडविल उसका अपने आप बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी मिठाई सेम एक ही जगह पे कई मिठाई की शॉप्स हैं तो वहां क्या होगा, वहां कॉम्पिटिटिव चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और वहां पे फिर आप जिस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे या फिर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वहां पे हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट पे हो। वहां पे एक ही सामान के कई प्रोड्यूसर्स हैं और सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। तो इफ अ बिजनेस एंजॉयज अ मोनोपोली मार्केट, इट विल हैव अश्योर्ड प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे तो वही एक पर्सन काम कर रहा है। सिमिलरली इफ इट होल्ड सम स्पेशल राइट्स, अगर कह दें कि पेटेंट्स, ट्रेड या फिर उनके कोई ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो भी उनके पास गुडविल अच्छी होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अदर कोई राइट्स हैं या मोनोपोलिस्टिक नहीं है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में है, तो उन्हें क्वालिटी गुड्स और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द गुडविल एंड फॉर द प्रॉफिट। क्लियर? Is it clear, Namira? Yes, ma'am. Okay. Now, Yes ma'am. now second point is that how to calculate goodwill. यहाँ पे गुडविल क्या होती है, उसको फैक्टर्स क्या होते हैं समझने के, ये चीजें हमने समझ ली। अब तीसरी चौथी चीज निकल के आती है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें, now the classification of goodwill. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में गुडविल को डिवाइड किया जा सकता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की अब हम बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ generated goodwill. परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में। इन 2 मार्क्स इट कुड बी आस्क्ड दैट व्हाट इज परचेज गुडविल एंड यू दैट दे कैन आस्क दैट व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, 2 मार्क्स क्वेश्चन इट कैन कुड बी कम। सो अगर इफ वी टॉक अबाउट द परचेज गुडविल, so purchase goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment for, अगर हम बात करें सपोज एक एग्जांपल देती हूं, इससे पहले भी दिया था, A and B they are doing a business, ये एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इस बिजनेस को करते करते, ये बिजनेस वो कर रहे हैं, इनको करते करते काफी टाइम हो गया है, ठीक है, मान लीजिए 20 ईयर्स से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना ये बिजनेस क्या करते हैं, ये बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है 20 ईयर्स से इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो सर्विसेज दी है, क्वालिटी गुड्स दिया है, क्वालिटी वर्क दिया है मार्केट में, उससे इनकी गुडविल मेंटेन हुई होगी। अब ये किसी थर्ड पार्टी को, मान लीजिए एक्स को बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग टू एस, तो जब एक्स को मिलेगा तो क्या मिलेगा, क्या उसकी खुद की कमाई हुई गुडविल होगी वो? नहीं, यस और नो? नहीं, तो वो क्या कहलाती है, वो परचेज गुडविल कहलाती है। सपोज इन्होंने 50 लाख रुपए देके एक्स ने
50 लाख रुपीस देके ये बिजनेस को खरीद लिया, ए बी के द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ, तो क्या है उसके साथ, उस बिजनेस के साथ जो उसकी गुडविल मिली होगी इनको, वो क्या इनकी खुद की जनरेट की हुई है? नहीं, वो क्या कहलाती है? परचेज गुडविल कहलाती है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. So the purchase goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. When a business is purchased, the excess of purchase consideration over the assets is referred to the purchase goodwill. Now अगर हम बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसे कि नाम से ही बेटा जो है वो समझ में आ रहा है कि it is internally generated goodwill which arises from a number of characteristics or attributes which an ongoing business possess. जो भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस को अच्छे से रन कराते हुए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छी गुड्स, अच्छी क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करके जो गुडविल अर्न करता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स के साथ जो पॉजेस करता है, वो क्या कहलाती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड एंड व्हाट इज परचेज गुडविल? Yes, The ma'am. self-generated goodwill is the goodwill which is earned by owners through its hard work and honesty. Through hard work and continuous efforts. Okay? And purchase goodwill means already we know when we purchase a business, which is acquired by making a payment. The goodwill which is acquired by making a payment, that is purchase goodwill. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next point is, already we have already discussed, but then also the next thing is need for the goodwill. The valuation of goodwill की need क्यों होती है? तो already I told you what is the need of goodwill? At the time of admission, राइट, अभी मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट, टाइम ऑफ रिटायरमेंट। थर्ड पॉइंट, द टाइम ऑफ यू कैन से एट चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR, ये क्या होता है बेटा? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जैसे सपोज अभी कई पार्टनर्स हैं, ABC हैं, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1:1 में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई तीसरा पार्टनर आया, ठीक है, तीसरा पार्टनर आया डी एंटर हुआ, ठीक है, या तो फिर क्या होगा? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जाहिर सी बात है, पहले ये 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो भी आ जाएगा तो इनका हिस्सा बदल जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि पहले या फिर ये कोई पार्टनर ना एडमिट ना हुआ हो, आपस में ही पुराने पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड कर रहे हो कि अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट बट रहा है पार्टनर्स में वो क्या होगा? वो भी चेंज हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। When the goodwill, if the goodwill is sold at the time of dissolution, at the time of dissolution, and fifth point, that is when the firm is amalgamated with another firm. अमलगमेशन मीन्स अमलगमेटेड विद अनदर फर्म का मतलब ये हुआ बेटा कि कोई फर्म दूसरी फर्म के साथ किसी फर्म का मर्ज हो जाना।
दैट इज द अमलगमेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो पहले जाहिर सी बात है जब दो फर्म आपस में अमलगमेट होंगी तो उनके प्रॉफिट भी मिलेंगे, उनके और भी चीजें बहुत सारी मिलेंगी, तो उसमें क्या होगा, उनका रेशियो चेंज होगा, तो गुडविल की भी नई वैल्यूएशन की जाएगी। सो हियर द नीड ऑफ गुडविल, द वैल्यूएशन ऑफ द नीड ऑफ गुडविल इज अराइजेस, नीड फॉर द गुडविल वैल्यूएशन, वैल्यू निकालना, गुडविल की वैल्यू निकालना। तो यहां तक चीजें क्लियर है चिल्ड्रन? इज इट क्लियर एवरीवन? यस बेटा। मैम प्लीज री-एक्सप्लेन द फोर्थ पॉइंट। अमलगमेशन। नो मैम, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली कि जब भी फर्म बंद होती है, ठीक है, इफ द गुडविल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब हम डिसोल्यूशन करेंगे तो हम अपनी सारी एसेट्स और सारी चीजों को सेल करते हैं, तो एज गुडविल इज ऑल्सो आर इंटेंजिबल एसेट्स, ऑलरेडी वी नो दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब हम एसेट्स को अपने सेल आउट करेंगे तो गुडविल का भी तो वैल्यूएशन करेंगे कि हमारी कितने की गुडविल है जो हम आपको दे रहे हैं, हम उसका भी तो पैसा लेंगे। जाहिर सी बात है, मान लो अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं, सपोज हम एक बिजनेस चला रहे हैं 20 साल से, ठीक है, तो 20 साल में हमने काफी कुछ अर्न किया, प्लस हमने गुडविल भी अर्न की। अब हम जब इसको सेल आउट करके जा रहे हैं, सपोज 50 लाख का सेल आउट कर, हमारा ये बिजनेस है 50 लाख का, ठीक है, अब ये 50 लाख की जगह हम इसको बेच रहे हैं 70 लाख में। क्यों? क्योंकि जो गुडविल हमने 20 साल में कमाई है उसका प्रॉफिट वो सामने वाला बंदा डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही उठाने लगेगा। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कभी सेल करते हो अपने, जो मान लीजिए कोई घर सेल किया या कोई शॉप सेल की या कोई जमीन सेल की, तो क्या म्यूनिसिपल वैल्यू से ज्यादा उसकी कॉस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं? कोई लैंड है, लेते हैं ना? क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी उस चीज की वैल्यू आज हमने जितने में ली थी उससे ज्यादा बढ़ गई है। तो डिसोल्यूशन में भी मान लीजिए हम 25 साल से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारी एक रेपुटेशन हो गई है, हमारा एक ऑरा हो गया है। तो जब हमारा जो है अपने बिजनेस की हमारी एक रेपुटेशन है, तो हम वो रेपुटेशन भी तो आपको दे रहे हैं, तो हम उसके लिए भी तो पेमेंट लेंगे, क्योंकि हमने तो जब स्टार्ट किया था तो हमें तुरंत बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिला था, लेकिन आप तो एक वेल एस्टेब्लिश फर्म को परचेज कर रहे हो या बिजनेस को परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो हम तो उसके बदले में आपसे लेंगे ना अमाउंट। तो वो जो अमाउंट डिसोल्यूशन के समय जब हम गुडविल को सेल करते हैं, तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम सेल की वैल्यू के साथ कितनी गुडविल की अमाउंट लें। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, थैंक यू।